सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ। उसके बाद सही क्रम खेल में हम लोग किसी वाक्य में शब्दों को सही क्रम में लगाना सीखेंगे। फिर शब्द के बदले शब्द में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि के बारे में समझेंगे। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे घड़ी में समय देखना। साथ ही खेलेंगे एक खेल टिक टॉक। उसके बाद झटपट बताओ खेल में एक बार फिर से गणितीय संक्रियाओं को फटाफट हल करेंगे। उसके बाद अंग्रेजी में एक स्टोरी हैप्पी एंड सैड को पढ़ना सीखेंगे और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाता है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो सबको मिलकर करनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप सभी तैयार हैं? काका, यह क्रिसमस क्या होता है? क्रिसमस ईसाइयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह कब मनाया जाता है? यह त्योहार दिसंबर महीने की 25 तारीख को मनाया जाता है। काका, इस त्योहार की तारीख हमेशा यही होती है या बदलती रहती है? बिटिया, हर साल यह त्योहार 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। पर काका, दिवाली, ईद और छठ की तारीख तो हर साल बदलती है, फिर क्रिसमस त्योहार की क्यों नहीं बदलती? अरे मेरी भोली बिटिया, यह त्योहार तारीख के हिसाब से मनाया जाता है, जबकि दिवाली, ईद और छठ चांद के हिसाब से मनाए जाते हैं। पर क्या क्रिसमस के त्योहार पर सभी बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं? बिटिया, यह जरूरी नहीं है। पर बिटिया, तुम्हें क्रिसमस कैसे याद आ गया? काकी, एक कहानी पढ़ रही थी, बस उसी से याद आ गया। बिटिया, क्या था उस कहानी में? जरा हमें भी तो बताओ। बिल्कुल, अभी सुनाती हूँ आप दोनों को कहानी। सैम का क्रिसमस उपहार। लेखन एनी बेसेंट।
चित्रांकन अलीशिया सूजा, अनुवाद राजेश खार, प्रकाशन प्रथम बुक्स। सैम बड़ा ही उतावला लड़का था। उसे अपने क्रिसमस उपहार के बारे में जानना था। मम्मी, मेरा क्रिसमस का उपहार कहाँ है? सैम ने पूछा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो मैंने एक खास जगह छुपा के रखा है। अपनी लंबी जीभ निकालते हुए सैम पापा को ढूंढने चला गया। पापा, मेरा क्रिसमस उपहार कहाँ है? सैम ने पूछा। उसे तो मैंने एक ऐसी जगह छुपाया है जहां तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे सैम, पापा ने हंसते हुए कहा। मुझे पता है क्या करना है, सैम ने सोचा। मैं अभी पता लगाता हूं कि उपहार कहाँ है। उसने पापा की मेज के पीछे देखा। वहां एक उपहार था, लाल रंग के कागज में लिपटा हुआ। लेकिन यह तो जूजू आंटी के लिए है, सैम ने उस पर लगा पर्चा पढ़ते हुए कहा। फिर वह मम्मी पापा के कमरे में घुसा। वहां उसे सुनहरे कागज में लिपटा हुआ एक उपहार मिला, एल्फी अंकल के लिए। सैम ने उस पर चिपका पर्चा पढ़ा। सैम ने चुपके चुपके माँ की अलमारी खोली। रंगों के डिब्बों और ब्रश के ढेर के पीछे देखा। वहां जामुनी कागज में एक उपहार था। उस पर लिखा था, हमारी बेटी सोफी के लिए। सैम वापस अपने कमरे में जाकर फर्श पर बैठ गया। वह दुखी था। तभी उसकी नजर पलंग के नीचे रखे हुए एक उपहार पर पड़ी, जो रुपहले कागज में लिपटा हुआ था। यह मेरा है। उस पर चिपके पर्चे को पढ़ वह खुशी से चिल्लाया। सैम ने डिब्बा उठाकर हिलाया डुलाया, अल्टा पलटा। इसमें है क्या? क्या हो सकता है इसमें? क्या सैम ने उपहार खोला या फिर उसे वहीं वापस छुपा दिया? सैम ने उपहार वापस पलंग के नीचे रख दिया और क्रिसमस तक इंतजार करने का निश्चय किया। काका काकी, कैसी लगी कहानी? बहुत ही बढ़िया। कहानी तो मजेदार थी और उससे भी ज्यादा मजेदार था सैम का उतावलापन। काका, तो क्या आप इस कहानी पर प्रश्न बना सकते हैं? मैं तो बना दूंगा, जरा अपनी काकी से तो पूछो। मैंने कब मना किया? वैसे भी देख लीजिएगा, आपसे अच्छे प्रश्न बनाऊंगी। वह तो प्रश्न बनाने के बाद ही पता चलेगा, क्यों बिट्टू? तो जल्दी से आप दोनों प्रश्न बनाइए। बिटिया, पहले मैं प्रश्न बनाती हूँ। प्रश्न 1, सैम किसके बारे में जानना चाहता था? प्रश्न 2, लाल रंग के कागज से लिपटा हुआ उपहार किसके लिए था? प्रश्न 3, आपको कौन सा त्योहार पसंद है और क्यों? बहुत खूब काकी, अब बारी है काका आपकी। बिटिया, पहला प्रश्न है, सैम ने अपना उपहार कहाँ कहाँ ढूंढा था? दूसरा प्रश्न है, सैम दुखी क्यों था? तीसरा प्रश्न है, सैम ने अपने उपहार को वापस पलंग के नीचे क्यों रख दिया था? चौथा प्रश्न है, आप सैम की जगह होते तो उपहार ढूंढ लेने पर क्या करते? बहुत बढ़िया काका। सुना बच्चों, काका काकी ने इस कहानी पर कितने अच्छे प्रश्न बनाए। आप भी इस कहानी पर प्रश्न बनाइए और घर के सदस्यों को दिखाइए और उनसे उत्तर भी पूछिए। बिटिया, कहानी के बाद क्यों ना एक खेल खेला जाए? हाँ काकी। बिट्टू के काका सोच क्या रहे हैं? जल्दी से पिटारा खोलिए और निकालिए कोई मजेदार खेल। तो झटपट निकाला मैंने अपने पिटारे से खेल, जिसका नाम है भालू की 12 घड़ी। बच्चों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है भालू की 12 घड़ी। हमें इस खेल में भा और बा में से कोई एक अक्षर चुनना है।
फिर उसके बाद जिस अक्षर को हम चुनेंगे उस अक्षर की हमें 12 खड़ी दिखाई जाएंगी। तो बताइए मैं पहले कौन सा अक्षर चुनूं? क्या कहा? भा का। लीजिए हमने चुना भा। भला, भालू, भिन भिन, भीगा, भुनाई, भूख, भेड़, भैया, भोला, भार, भंडार, भा। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भव, भंग, भव। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो वो शब्द क्या है। तो चलिए बच्चों, अब हम एक एक शब्द पर उंगली रखते हैं और सुनते हैं कि वह शब्द क्या है। भला, भालू, भिन भिन, भीगा, भुनाई, भूख, भेड़, भैया, भोला, भार, भंडार, भा। बच्चों हमने भा की 12 खड़ी भी सुन ली और उससे बनने वाले शब्द भी सुन लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं। बल, बा की 12 खड़ी। बाल, बिल, बीज, बुरी, बूढ़ा, बेलन, बैल, बोली, बौना, बंसी, बह। ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बम, ब। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो वो शब्द क्या है। तो चलिए बच्चों एक एक शब्द पर उंगली रखते हैं और सुनते हैं कि वह शब्द क्या है। बल, बाल, बाल, बिल, बीज, बुरी, बूढ़ा, बेलन, बैल, बोली, बौना, बंसी, बह। बच्चों मुझे तो इस खेल में खूब मजा आया और मैंने भा बा की 12 खड़ी भी सीखी। उम्मीद है कि आपने भी जरूर सीखी होंगी। क्यों, कैसा लगा खेल? काका यह खेल तो मजेदार था। बिटिया, मैंने तो इस खेल में 12 खड़ी का दोहराव कर लिया। अब मुझे लगभग सभी अक्षरों की 12 खड़ी याद हैं। अरे भाग्यवान, यदि सभी अक्षरों की पहचान हो तो एक अक्षर की 12 खड़ी पता होने पर हम सभी अक्षरों की 12 खड़ी आसानी से बता सकते हैं। यह बात तो है काका, यदि सभी अक्षरों की 12 खड़ी पता हो तो हम कोई भी शब्द आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना काकी? हाँ बिटिया, अब तो 12 खड़ी की सहायता से मैं आसानी से एक छोटी कहानी भी पढ़ सकती हूँ। 12 खड़ी की पहचान तो हो गई, अब क्यों ना एक और खेल खेला जाए? हाँ हाँ बिल्कुल। पर खेल कौन सा खेला जाए? यह तो पिटारा खोलने से ही पता चलेगा। काका, जल्दी से खोलिए पिटारा।
यह खुला पिटारा और निकला खेल लिंग भेद। अरे वाह, लिंग भेद वाला खेल। दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है लिंग के भेद। तो चलिए जानते हैं इस खेल में क्या करना होगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटकर अलग कीजिए। हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करना है। तो हमें पुल्लिंग शब्दों को रखना है नीले डिब्बे में और स्त्रीलिंग को रखना है गुलाबी डिब्बे में। बिल्कुल सही। तो चलिए खेलते हैं खेल। और तोता, तोता है पुल्लिंग। भैंस, बिल्कुल सही, स्त्रीलिंग, तो ये जाएगा गुलाबी डिब्बे में। पिता, पिता पुल्लिंग, तो पिता शब्द जाएगा नीले डिब्बे में। यह जाएगा नीले डिब्बे में। अब बचे यह दो, तो यह दो जाएंगे, सिंघनी होती है स्त्रीलिंग, पुत्री स्त्रीलिंग। तो चलिए देखते हैं क्या हमने सभी को सही सही अलग कर पाए हैं या नहीं, और बढ़ते हैं आगे। कुमारी, कुमारी जाएगा शब्द गुलाबी डिब्बे में। ये आ गया शब्द गुलाबी डिब्बे में। बाघिन, बाघ यदि पुल्लिंग है तो बाघिन हुई स्त्रीलिंग। सेवक शब्द है पुल्लिंग, तो यह जाएगा नीले डिब्बे में। मामी शब्द है स्त्रीलिंग, तो मामी शब्द जाएगा गुलाबी डिब्बे में। चीता शब्द जाएगा नीले डिब्बे में। कवि नीले डिब्बे में। अध्यापिका, अध्यापक यदि पुल्लिंग है तो अध्यापिका शब्द है स्त्रीलिंग। चूहा पुल्लिंग। महोदया स्त्रीलिंग। बेटी स्त्रीलिंग शब्द है, तो यह जाएगा गुलाबी डिब्बे में। बछड़ा पुल्लिंग शब्द है, तो यह जाएगा नीले डिब्बे में। गधा, चलिए बढ़ते हैं आगे। नारी, नारी शब्द है स्त्रीलिंग। महाराजा, महाराजा, राजा पुल्लिंग शब्द है, तो महाराजा भी पक्का हुआ पुल्लिंग, और ये जाएगा नीले डिब्बे में। बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा शब्द किस में जाएगा? क्या कहा बच्चों? बूढ़ा शब्द जाएगा नीले डिब्बे में। क्योंकि वह शब्द पुल्लिंग है। श्रीमान, हंसनी है स्त्रीलिंग शब्द। वधू स्त्रीलिंग। अब बढ़ते हैं आगे। राजकुमार, राजकुमारी होता तो वह जाता शब्द गुलाबी डिब्बे में, पर यह है राजकुमार, तो यह जाएगा नीले डिब्बे में। यह तो हमने अभी बताया था, यह जाएगा शब्द गुलाबी डिब्बे में। बाघिन यदि स्त्रीलिंग है तो बाघ पक्का हुआ पुल्लिंग। मामी स्त्रीलिंग, तो मामा शब्द हुआ पुल्लिंग। दासी, अरे वाह। अब बढ़ते हैं आगे। साध्वी शब्द है स्त्रीलिंग। बंदरिया यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो बंदर पक्का है पुल्लिंग, और यह जाएगा नीले डिब्बे में। बिल्कुल सही बताया मेरे दोस्तों। नारी, पुत्र हंसनी शब्द है स्त्रीलिंग। पिता, बढ़ते हैं अब आगे। नागिन, नागिन शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? क्या कहा बच्चों कि मैं इस शब्द को गुलाबी डिब्बे में लेके जाऊं? लीजिए। खरगोश, खरगोश स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग?
यह तो मुझे नहीं पता। खरगोश को लेके जाती हूँ मैं गुलाबी डिब्बे। ट्राई अगेन। तो खरगोश शब्द हुआ पुल्लिंग। बछड़ा पुल्लिंग, महोदया स्त्रीलिंग, अध्यापक पुल्लिंग। क्या कहा? एक रह गया, तो लीजिए उसे लेके चलते हैं हम गुलाबी डिब्बे में। खेल हुआ समाप्त, पर इस खेल को खेलने में मजा खूब आया और नई नई जानकारी मिली। बिल्कुल सही कहा। मतलब हमें कौन से शब्द स्त्रीलिंग है और कौन से शब्द पुल्लिंग, उसके बारे में हमें पता चला। बच्चों, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काका, यह खेल खेलने में बहुत मजा आया। मजा तो आना ही था बिटिया, खेल ही ऐसा है। क्यों भाग्यवान? मुझे भी खेलता देख खूब मजा आया और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को भी जाना। काकी, पर कुछ शब्दों के बारे में अभी भी ठीक से नहीं बता सकती मैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। कौन से शब्द बिटिया? जैसे नदी और दही और पहाड़, पेड़ और गुड़। बिटिया, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। दोस्तों, नदी, दही, पहाड़ शब्दों के बारे में मेरे साथ साथ आप भी पता कीजिए कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। अरे वाह, कहानी सुनकर तो बहुत मजा आया और उस पर बातचीत करके और मजा आया। आपने अक्षरों के खेल भी खेले। अब हम लोग आगे क्या करें? आगे गणित सीखते हैं। रोज की तरह कुछ मजेदार होगा चाचा जी के पास। तो चलिए सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। अनुचित भिन्न का मिश्र भिन्न में रूपांतरण। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं ये जानेंगे और मिश्र से अनुचित कैसे बनाते हैं ये समझेंगे दोस्तों। तो रमा ने यहाँ पे पिज्जा का 7/4 हिस्सा खाया और ये सीमा ने पिज्जा का 1 सही 3/4 हिस्सा खाया। तो क्या दोनों ने बराबर बराबर पिज्जा खाया? देखते हैं। देखो भाई, रमा ने 7/4 और सीमा ने 1 सही 3/4 हिस्सा खाया है। तो ये है पिज्जा, जिसका ये पूरा भाग यानी पूरा पिज्जा
ये हुआ एक पूरा पिज्जा। ये जो भाग अलग किया है ये है 1/4 हिस्सा। ऐसे 7 हिस्से रमा ने खाए। ये पूरा यानी 1, 2, 3, 4 और ये दूसरा 5, 6, 7, 8। ये तो हुए कुल हिस्से, लेकिन रमा ने कितने खाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 8वां हिस्सा उसने छोड़ दिया। तो रमा ने खाया हुआ भाग है 7/4। और यहां देखिए, ये पूरा पिज्जा और दूसरे पिज्जे के कितने भाग हैं? 4 भाग, जिसमें से ये 3 भाग ये खाए हैं सीमा ने। इस तरह सीमा ने एक पूरा पिज्जा और दूसरा 3/4 हिस्सा। तो सीमा के द्वारा खाया हुआ भाग एक सही 3/4। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर रमा ने एक पूरा पिज्जा, दूसरे पिज्जे के 3 भाग और सीमा ने भी एक पूरा पिज्जा और दूसरे पिज्जे के 3 भाग। देखिए, ये दोनों ने एक एक पिज्जा पूरा 3/4 यानी 3/4 हिस्सा खाया। इस तरह दोनों ने बराबर बराबर पिज्जा खाया। 7/4 ये किसके बराबर हुआ? एक सही 3/4 के बराबर हुआ। अब अनुचित भिन्न का मिश्र भिन्न में रूपांतरण कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। 7/4 इसको लिख सकते हैं 7/4। तो 7/4 का करके देखते हैं भाग 7 का 4 में। यहां हमने 7 और 4 को लिख लिया। तो ये 7 भाज्य और ये 4 भाजक है। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 7 से ज्यादा ना हो। 4 एकम 4 और अब घटा दो। 7 से 4 जाने पर 3। ये एक भागफल है और ये 3 है शेषफल। तो एक भागफल को आगे लिखो, मतलब एक पूरा हिस्सा हमने आगे लिखा। और ये 3 जो शेष बचा था यानी अंश, और कुल 4 भाग थे तो 4 को नीचे, मतलब भाजक को हम हर कह सकते हैं। इस तरह हमने अनुचित भिन्न का मिश्र भिन्न में रूपांतरण करके दिखाया। तो दोस्तों, ये एक सही 3/4 है एक मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का अनुचित भिन्न में कैसे रूपांतरण करते हैं देखते हैं। ये मिश्र भिन्न है, इसे हम कैसे बदलेंगे? तो हम बदलेंगे इस तरह, भाजक यानी हर गुणा भागफल यानी पूर्ण संख्या और उसमें जोड़ेंगे शेषफल यानी अंश, और फिर इन सब का भाग कर देंगे भाजक अर्थात हर से। करके देखते हैं। भाजक के स्थान पर ये 4 और भागफल के स्थान पर 1 और शेषफल बच्चों बिल्कुल सही, शेषफल 3, उसे हमने जोड़ दिया और भाग में यानी बटे में ये 4। अब दोस्तों देखिए, 4 गुना 1 4 होता है और नीचे का 4 हमने वैसा ही लिखा और ये जोड़ 3 यहां लिख दिया। इस तरह 4 और 3 मिलके हुए 7 और 4 नीचे वैसे ही। तो ये 7/4 क्या है? ये देखिए, एक सही 3/4 है मिश्र भिन्न, तो 7/4 है अनुचित भिन्न। तो देखा दोस्तों, मिश्र से अनुचित और अनुचित से मिश्र भिन्न बनाई जा सकती है बहुत ही आसानी से। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय। देखो, लिखो और हल करो। नीचे दी गई अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदलो। A 11/5, B 8/3, C 14/9 और D 23/8। नीचे दी गई मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्नों के रूप में लिखो। A 1 सही 4/8, B 4 सही 1/7, C 2 सही 7/9 और D 3 सही 1/4।
अब अगला सवाल है, सीमा ने आज रोटी का 7/4 हिस्सा खाया। उसके भाई विकास ने रोटी का 1 सही 3/4 हिस्सा खाया। बताओ दोनों में से किसने ज्यादा रोटी खाई? 3 सही 3/8 और 27/8 दोनों बराबर भिन्न हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बराबर कैसे हैं? इनके जवाब के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं सही चिन्ह लगाओ। तो आपको प्रश्न देखकर सही चिन्ह लगाना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, 16 और 10 हमारे पास है और इन दोनों का क्या किया जाए कि 160 हो जाए? जोड़ किया जाए या घटाव या फिर गुणा या भाग? देखिए दोस्तों, ध्यान से देखें तो यहाँ पर 0 है जो इकाई पर है और 16 का एक बार पहाड़ा पढ़ो तो 16 एकम 16। इसका मतलब यहाँ हुआ है गुणा। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 13 और 11 हमारे पास है और हमें प्राप्त हो रहा है 143। चलो बच्चों गुणा करके देखें। 13 एकम 13 मतलब 3 इकाई पर और 1 हासिल। फिर 13 एकम 13 और 1 14। इसका मतलब हाँ, यहाँ पर गुणा ही हो रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए 11 और 6 हमारे पास है और आ रहा है 66। इसका मतलब 11 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा गया होगा, इसलिए 66। तो बच्चों यहाँ कौन सा चिन्ह? बिल्कुल सही, यहाँ पर चिन्ह होगा गुणा का। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखिए 13 और 55 और प्राप्त हो रहा है हमें 68। तो कैसे आएगा भाई 68? चलो देखते हैं। 13 का पहाड़ा अगर हम 55 में पढ़ेंगे तो शायद बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 68 है, इसलिए यहाँ पर गुणा तो नहीं है और 13 के 55 भाग नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ भाग भी नहीं होगा। तो फिर जोड़ या घटाव? तो देखो 3 और 5 को जोड़ने पर 8 और 5 और 1 को जोड़ने पर 6। तो बच्चों यहाँ क्या हुआ है? बिल्कुल सही, यहाँ पर जोड़ हुआ है। अब यहाँ देखो 13 और 0 हमारे पास है, प्राप्त हो रहा है 12। इसका मतलब कि 12 का 12 ही आ गया। तो फिर 12 का 0 में घटाव हुआ है। बिल्कुल सही। अब यहाँ देखो 23 और 3 हमारे पास है और हमें मिल रहा है 69। इसका मतलब 23 का 3 से क्या किया गया है? बिल्कुल सही दोस्तों, गुणा किया गया है। 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। और अब अंतिम सवाल देखिए, 6 और 2 है और आना है 3। 6 से 2 जाने पर तो 4 आता है दोस्तों, मतलब यहाँ पर घटाव नहीं है और 6 दूनी 12 होते हैं, तो गुणा भी नहीं और जोड़ तो है ही नहीं। आपको पता ही है कि 6 और 2 जोड़ने पर तो 8 हो जाता। तो फिर बचा क्या? जी हाँ दोस्तों, बचा है भाग। 6 के अगर 2 भाग करें तो 1 भाग पर 3 होगा। इसका मतलब यहाँ भाग हुआ है। तो इस तरह हमने सारे सवाल हल किए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमें चिन्ह बताना है कि कौन सा आएगा। सबसे पहले वाले बादल पे देखिए, 200 और 10 है और आ रहा है 20, बहुत कम। इसका मतलब यहाँ जोड़ और घटाव नहीं हुआ होगा, जरूर यहाँ पर भाग हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि अगर गुना होता तो ये 2000 हो जाता ना दोस्तों। इसलिए देखो 200 के अगर 10 भाग करें तो प्रत्येक भाग पर 20 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर हम भाग ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, 111
और 5 है और आ रहा है 555। तो फिर इस खाली बक्से में क्या आएगा? देखिए, अगर हम 111 के 5 भाग करते तो शायद एक भाग से कम हिस्सा आता, लेकिन यहाँ 555 है दोस्तों, तो यहाँ भाग नहीं है। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5, फिर एक बार पढ़ो तो 5 और फिर एक बार पढ़ो तो 5। इसका मतलब पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो गुणा किया है, बिल्कुल सही। अब यहाँ देखिए 100, 10 और फिर 10 और आ रहा है 100। ये तो दिमाग लगाने वाली बात है। तो दोस्तों, यहाँ खाली बक्से में क्या आएगा? सबसे पहले तो हम 100 के 10 भाग कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर हम 100 के 10 भाग करेंगे तो हमें 10 मिलेगा ना दोस्तों। इसका मतलब यहाँ भाग हुआ है, तो 100 का भाग 10 में देने पर ही ये 10 मिल जाएगा। और अब 10 का 10 में क्या किया जाएगा कि 100 मिलेगा दोस्तों? क्या लगता है इस खाली बक्से में क्या आएगा? देखिए, दोनों इकाई के शून्य 2 बार लिख दो और एक का पहाड़ा 1 में पढ़ा है, तभी 100। सही पहचाना आपने। यहाँ पर गुणा आएगा और इस तरह हमने सारे चिन्ह सही लगा लिए। दोस्तों, इसी तरह पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय। गुणा और भाग के शाब्दिक सवाल। ये अगला सवाल देखिए। अब एक बॉक्स में 25 खिलौने आते हैं, तो बताइए ऐसे ही 16 बॉक्स में कुल कितने खिलौने आएंगे? सबसे पहला काम, सवाल में क्या जानकारी दी गई है? दिया है कि एक बॉक्स में 25 खिलौने आते हैं। पूछा है कि 16 बॉक्स में कुल कितने खिलौने आएंगे। और सबसे जरूरी कि हमें करना क्या होगा? गुणा या भाग? गुणा करना होगा। लेकिन गुणा ही क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि एक वस्तु की कीमत से जब अधिक वस्तु की कीमत पता करनी होती है तो हम गुणा करते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़े में संख्याओं को लिखते हैं। 25 पे 5 इकाई और 2 दहाई, और 16 में 6 इकाई और 1 दहाई है। और अब इकाई का इकाई से गुणा करेंगे, मतलब हम 6 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 30, क्योंकि 6 पंचे 30 होता है दोस्तों। फिर इकाई का दहाई से, यानी 6 का गुणा 2 दहाई अर्थात 20 से, तो 120 प्राप्त होगा, क्योंकि 6 दूनी 12 और 0 हमने वैसे ही लिख दिया। और अब देखिए, जब दहाई का इकाई से गुणा हुआ तो प्राप्त हुआ 50, क्योंकि दहाई पर 1 और इकाई पर 5 है। दहाई पर 1 का मतलब होता है ये 10 और 5 इकाई पर, तो 10 पंचे 50। और ये देखिए, दहाई का दहाई से गुणा हुआ तो प्राप्त हुआ 200, क्योंकि एक दहाई का 2 दहाई से गुणा अर्थात 10 का गुणा 20 से। तो 2 शून्य वैसे ही लिखे और 2 एकम 2, तो हो गया ना 200। और अब हम सभी को जोड़ देंगे। तो इकाई पर देखिए बच्चों 0 है, और दहाई पर कितना? दहाई पर भी 0, क्योंकि 3 और 2 5 और 5 10 और 10 पर इकाई में 0 है, इसलिए 0। और 1 को हम हासिल में लिखेंगे सैकड़े के। और अब सैकड़े का जोड़, 1, 2 और 2 मिलाने पर 4 हुए, तो कुल आया 400, अर्थात बॉक्स में कुल 400 खिलौने आएंगे अगर हमारे पास 16 बॉक्स होंगे तो। अगला सवाल है कि राधा के पास 72 आम थे, उसने वे आम 4 बच्चों को बांट दिए, तो हर एक बच्चे को कितने आम मिले? देखिए, सवाल में सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है हम वो लिखते हैं। दिया है कि राधा के पास 72 आम थे, उसने वे आम 4 बच्चों में बांट दिए। सवाल में क्या पूछा गया है? पूछा है कि हर एक बच्चे को कितने आम मिले, और करना क्या होगा? गुणा।
या भाग? इस बार दोस्तों हमें भाग करना है। पर भाग क्यों करना है? क्योंकि वस्तुओं को लोगों में बराबर बांटना हो तो भाग करते हैं। तो दोस्तों माना कि ये आम राधा के पास है, तो ये 72 को अंदर की तरफ लिखा और 4 बाहर की तरफ लिखा, क्योंकि हमें 4 बच्चों में आम बांटना है। और अब पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि 7 से ज्यादा ना हो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ज्यादा हो गया, इसलिए हमने लिया 4 एकम 4। तो 4 को 7 के नीचे लिखा और 1 हमने ऊपर की तरफ लिखा भागफल के स्थान पर। और अब घटाव, 7 का 4 से घटाव करेंगे तो 3 प्राप्त होता है और इस 2 को हम 3 के साथ लिख देते हैं, तो कुल हो जाता है 32। तो बच्चों अब हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 32 से ज्यादा ना हो। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवे 36 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 अट्ठे 32 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए 4 अट्ठे 32 हमने यहाँ लिखे और हमें 8 प्राप्त हुआ, क्योंकि 8 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, तो जो 8 आएगा उसे हम ऊपर लिख देते हैं। और अब घटाना कर लेते हैं। तो 32 से 32 जाने पर 0, तो ये 0 हमारा शेषफल है, यानी कुछ भी नहीं, और 18 भागफल है। इसका मतलब बच्चों को कितने आम मिलने वाले हैं? 4 बच्चों को आम बांट दिए जाएं तो हर एक बच्चे को ये 18 आम मिलेंगे। तो हर एक बच्चे को मिला 18 आम। दोस्तों आज की कहानी का नाम है कलर्स ऑन द स्ट्रीट। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है माला कुमार और मनीषा चौधरी जी ने। इस कहानी की चित्रकार है प्रिया कुरियन। कहानी के नाम से तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि यह किस बारे में है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यह रास्ते पर लगे रंगों के बारे में होगी। चलिए साथ मिलकर सुनते और देखते हैं यह कहानी है किस बारे में। Colors on the street. Sonu wore a blue shirt after his bath. Monu and Reena wore blue socks. Oh, we all are dressed in the same color today. Come, let us see some other colors. Here are Dadi's red chilies. Don't touch them. Aha, Bolu is cutting purple brinjals. Rani Didi has sunshine yellow lemons. Colors are fun to see. Now to eat something colorful too. Yummy! Should we eat a pink chuski or a creamy white kulfi? We can drink a tangy green jaljeera, or we can have sweet brown dates. But Ramos guavas are the best. Green on the outside, pink inside with a pure white salt and red chili powder. दोस्तों कैसी लगी कहानी? मुझे तो बहुत पसंद आई। इस कहानी में बहुत सारी चीजें और उनके रंगों के बारे में बताया गया है, ऐसी चीजें जो हम रोज देखते हैं। मैं यह कहानी अपने घर वालों को जरूर सुनाऊंगी। आप भी सुनाएं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम चलेंगे चीतल
यानी स्पॉटेड डियर के एनक्लोजर में और जानेंगे इससे जुड़ी अहम जानकारियां। चीतल या स्पॉटेड डियर दक्षिण एशिया में भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा अन्य जंगलों में भी पाए जाते हैं। चीतल देखने में अत्यंत मनोहारी दिखते हैं और ज्यादातर बड़े समूहों में विचरण करते हैं। एक समूह में 5 से 200 तक चीतल साथ होते हैं। चीतल जंगलों में घास, जड़ी और पत्ते खाते हैं। चीतल को कम से कम दिन में एक बार पानी पीने की जरूरत होती है, इसीलिए पानी पीने के लिए वो जल स्रोतों के पास आते हैं। जैविक उद्यानों में बच्चों को स्पॉटेड डियर बहुत भाता है। इस जैविक उद्यान में इनका प्रजनन हो रहा है और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। जो इनका इनक्लोजर है, जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा इनक्लोजर है। इसको नेचुरलिस्टिक बनाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे वृक्ष भी हैं और इनकी संख्या यहाँ पर पटना जू में लगभग 80 के पास है और ये काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। चीतल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, ये लगभग पूरे भारतवर्ष में सभी तरह प्रकार के जंगलों में पाया जाता है और ये टाइगर का एसेंशियल कंपोनेंट है उनके फूड चेन का। चीतल का जो औसत आयु होता है लगभग 14 साल होता है। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो लगभग 140 से 150 दिन का होता है। चीतल जो फीमेल होती है वो 3 से 4 साल में गर्भ को ग्रहण कर सकती है और एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। ये हर्बीवोर हैं, शाकाहारी हैं और पत्ते और घास वगैरह खा करके अपना गुजारा करते हैं। मेल होते हैं चीतल में, इनमें एंटलर्स पाया जाता है जो जिन्हें ये प्रतिवर्ष शेड कर देते हैं और फिर से वो नया निकल आता है। ये सॉलिड होता है और हॉर्न से अलग होता है। फीमेल में एंटलर्स नहीं पाए जाते हैं। बारहसिंघा यानी स्वैम्प डियर उत्तर भारत के तराई इलाकों में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और मध्य भारत में साल के जंगलों में इनका निवास स्थान है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, आसाम और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारहसिंघा को आप देख सकते हैं। इनकी ऊंचाई 120 से 135 सेंटीमीटर तक होती है और नर का वजन 170 से 280 किलोग्राम और मादा का वजन 130 से 145 किलोग्राम तक होता है। इनकी लंबाई 5 फीट से 6 फीट तक होती है। बारहसिंघा यानी स्वैम्प डियर चीतल के तरह ही देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। ये घास, पत्ते और फूल फल खाते हैं। ये बारहसिंघा बिल्कुल एक हिरणों में अलग तरह का पाया जाता है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। ये शाकाहारी एक प्राणी है। ये प्रमुख रूप से दलदली क्षेत्रों में रहना पसंद करता है
और ये उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे छाया हो, दलदल हो, पानी हो, उस जगह को काफ़ी पसंद करते हैं। ये बारहसिंघा का जो है गर्भकाल इसका जो होता है, प्रजनन जो होता है, नवंबर से दिसंबर तक ये अपने शावक को जन्म देते हैं। लगभग 240 दिन के आसपास इनका गर्भधारण का समय होता है। इसका जो रट कॉल होता है, जो कभी ये भयभीत होते हैं या किसी प्रकार के इनको मन में आशंका होती है, किसी तरह का ये महसूस करते हैं, तो एक अजीब तरह का आवाज़ निकलता है जो और हिरणों की प्रजाति से इनको भिन्न रूप प्रदान करता है, जिसे रट कॉल भी कहते हैं। और ये एक अपने मादा को आकर्षण करने का भी इनका एक तरीका होता है, कॉल करने का, जो अपने कॉल करके मादा को अपने पार आकर्षित करते हैं और उनके साथ प्रजनन करते हैं। नर बारहसिंगा में ही सींग देखने को मिलता है, जो 1 मीटर की लंबाई तक बढ़ता है और उसमें 10 से 14 शाखाएं होती हैं, जिससे इसका नाम बारहसिंघा पड़ा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए जानवर के एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।